नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डायरी के यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है कि कल हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कल थोड़ा गले की स्थिति भी सही नहीं थी, लेकिन हमने सोचा चलो शुरुआत तो कर ही देते हैं। तो हिस्ट्री की 2 वीडियोस अपलोड कर भी दी गई हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। कई सारे कमेंट्स भी आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि इस जो हिस्ट्री का सेशन है उसे आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आज हम वही सेशन कंटिन्यू करेंगे। कल हमने गुलाम वंश खत्म कर लिया था, उसके बाद आज से हम खिलजी वंश से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जैसा भी गले की सिचुएशन रही उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। नहीं भी रही तो कोशिश यही रहेगी कि आप सबको मॉडर्न इंडिया की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो तो हम अवेलेबल करा ही सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने गुलाम वंश भी सब पढ़ा था। हाँ, एक कंसर्न और सबका था कि जो ये स्क्रीन थी वो कल व्हाइट रखी थी मैंने, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जा रही थी कि मैम स्क्रीन का अगर बैकग्राउंड बदल सके तो अच्छा होगा। तो मैंने आज ब्लैक किया है। बताइएगा कि ब्लैक में सही है या नहीं है। तो कंपैरेटिवली व्हाइट, क्योंकि जब व्हाइट था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, तो मैंने आज वही किया है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये बताइए कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जानना ये जरूरी है कि खिलजी वंश की कल हमने पढ़ा गुलाम वंश। गुलाम वंश को हमने क्या जाना कि गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में और गुलाम वंश कब से कब तक चला तो 1290 ईस्वी तक चला। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो कैमुस था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा कि ऐबक ने क्या काम करवाए, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया आई, फिर रजिया के बाद फिर बहुत सारे शासक आए, बलबन आया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे गुलाम वंश खत्म कर दिया। तो यहाँ पे आज गुलाम वंश खत्म हुआ। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो जो खिलजी वंश के बारे में हम अगर बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना वर्ष क्या होगा। अगर गुलाम वंश 1290 में खत्म हो रहा है तो खिलजी वंश यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, राइट और नॉट। खिलजी वंश यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो खिलजी वंश की स्थापना वो हुई थी 1290 ईस्वी में और कहा कब तक था ये 1320 ईस्वी। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि खिलजी वंश का टेन्योर कितना था। तो खिलजी वंश का जो टेन्योर था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि संस्थापक कौन था खिलजी वंश का। तो मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी हत्या 1296 में, 1290 में क्या किया इसने जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और 1296 में जो इसका कथित रूप से दामाद था या भतीजा भी कह सकते हैं, भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और कहाँ की हत्या? कड़ा माणिकपुर, जो इलाहाबाद में, कड़ा माणिकपुर इलाहाबाद में इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या करके क्या बन गया? सुल्तान बन गया। अगर कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कब सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। और कभी आए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। क्लियर। टेन्योर क्या था? खिलजी वंश का शासनकाल कब तक था? 1290 में गुलाम वंश खत्म हुआ, तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि जलालुद्दीन की हत्या किसने की। मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि अगर मैं कोई स्टोरी भी बता रही हूँ तो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के रूप में आ जाए, तो ध्यान से क्लास लेनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में किसने कर दी थी? बताइए, ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। कौन था ये? इसका दामाद भी था और भतीजा भी था। कहाँ हुई थी हत्या? कहाँ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। तो ये चीज आपको क्लियर है। चलिए, टेन्योर क्या था खिलजी वंश का? 1290 से 1320 ईस्वी तक। संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन खिलजी। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि संस्थापक कौन था। जल्दी जल्दी में लगाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की? यहाँ पे दो सवाल बनेंगे। पहला, अगर ये सवाल आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान कहाँ चलाया? पहला अभियान कहाँ चलाया? तो जो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था, जो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था, वो गुजरात अभियान था। कौन सा अभियान था? गुजरात अभियान। तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस तैयार हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान गुजरात का अभियान था। लेकिन पूछा है कि किस नगर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की? और यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, किस किले पर, किस किले पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? तो मैं आपको बता दूं कि वो रणथंभौर का किला था, जिस पर सबसे पहले अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त करी थी। तो यहाँ आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला अभियान गुजरात पे चलाया था, लेकिन कहा, किस नगर पर प्राप्त की थी? तो वो रणथंभौर का किला था। तो वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंडी शब्द का क्या अर्थ था? मंडी क्या होती थी? अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण प्रणाली आप सबको पता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, या जब सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, वो मानी जाती है मूल नियंत्रण प्रणाली। और कभी कभी सवाल भी पूछ लेता है कि जो मूल नियंत्रण प्रणाली है वो किस शासक ने अपनाई थी? तो मूल नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण प्रणाली किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। इसने क्या था, इसने मूल नियंत्रण प्रणाली के अलावा कई सारी जैसे मंडियों का, जैसे नए विभाग बनाए थे, नई मंडियों का गठन किया था। तो उन्हीं मंडियों में दो मंडियां थी। एक थी शहनाई मंडी। एक कौन सी थी? एक थी शहनाई मंडी। शहना ए मंडी। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी सराय ए अदल। दूसरी कौन थी? सराय अदल। तो पहली कौन थी? पहली थी शहनाई मंडी। शहनाई मंडी में खाद्यान्न बिक्री के लिए आते थे। क्या आते थे? खाद्यान्न आते थे बिक्री के लिए। और सराय अदल में वस्तुएं आती थी। वस्तुएं कैसी? जैसे निर्मित चीजें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग चीज होती है ना, जैसे दवाइयां आती थी, वस्त्र आते थे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, जो आज में क्या कहते हैं उसे हिंदी में, विनिर्माण चीजें, मैन्युफैक्चरिंग चीजें कहाँ आती थी? सराय अदल में आती थी। जैसे वस्तुएं हो गई, कई सारे कपड़े हो गए, दवाइयां हो गई, इत्र हो गए, पर्दे हो गए, कालीन हो गई। तो ये कहाँ आते थे? ये आते थे सराय अदल में। तो कभी कभी नहीं, हमेशा ही ये सवाल पूछ लेता है कि शहनाई मंडी किस चीज से संबंधित है? खाद्यान्न से, वस्त्रों से, कपड़ा उत्पादन से। क्या लगाएंगे आप? तो मैंने आपको बताया कि जो शहनाई मंडी है, जो शहनाई मंडी है वो खाद्यान्न से संबंधित है। वहां क्या आते थे? खाद्यान्न की चीजें आती थी। तो शहनाई मंडी में कौन सी चीजें आती थी? एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे अनाज आता था, खाद्यान्न की चीजें आती थी। और सराय अदल में क्या आता था? सराय अदल में क्या आता था? सराय अदल में वस्तुएं आती थी, जैसे कपड़े हैं, दवाइयां हैं, काली मिर्च है, मसाले हैं, कालीन है, इत्र है, ये सारी चीजें। तो अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ये सवाल आता है कि शहनाई मंडी और सराय अदल किसके शासनकाल में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सवाल आई कि शहना ए मंडी में क्या चीजें आती थी? तो खाद्यान्न की चीजें आती थी, खाने की चीजें आती थी, एग्रीकल्चर बेसिस चीजें आती थी, जैसे अनाज है और दालें हैं, ये सारी चीजें। सराय अदल में क्या आता था? तो सराय अदल में वस्तुएं आती थी, कपड़े आते थे, मसाले आते थे, कालीनें आती थी। अगर सिर्फ इतना याद रखना है कि शहनाई मंडी खाने से संबंधित थी, खाद्यान्न की चीजें आती थी उस मंडी में, और सराय अदल में वस्तुएं आती थी। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर देती। शहनाई मंडी खाने की चीजें, खाद्यान्न चीजें, और सराय अदल वस्तुओं से रिलेटेड। क्लियर? अब जैसे पूछा है कि मंडी शब्द का क्या अर्थ था, मंडी का मतलब क्या होता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? ये एक व्यापारिक केंद्र होती है। सीधी सी बात है, मंडी क्या होता है? हम मंडी जाते हैं अनाज खरीदने, सब्जियां खरीदने, मंडी क्या होता है? व्यापार का केंद्र होता है।
मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि आपको ये जानना जरूरी है कि शहनाई मंडी किससे संबंधित थी, खाने से और सराय अदल वस्तुओं से। क्लियर, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना, पूछ लिया कि नहीं, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था, बताइए, कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था। मैंने आपको बताया कि शहनाई मंडी किससे संबंधित थी, खाने से, और सराय अदल वस्तुओं से। वस्तुओं में क्या आता था, कपड़ा भी आता था, इत्र भी आता था, कालीने, मसाले, बहुत सारी चीजें आती थी। तो आपके सामने ऑप्शन ही है शहनाई मंडी। शहनाई मंडी को मैंने क्या बताया, क्या बताया शहनाई मंडी को, शहनाई मंडी किससे चीज संबंधित थी, खाद्यान्न से। खाद्यान्न मतलब खाने की चीजें, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित थी। और ये किससे संबंधित था, सराय अदल, ये वस्तुओं से संबंधित था। ये किससे संबंधित था, वस्तुओं से, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती थी, कपड़े आते थे, मसाले आते थे, इत्र आते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सराय अदल। ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने का फायदा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी सारी चीजें राइट वे पे जा रही है, तो आपको कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और जिसने अभी पहला वाला, इससे पहले वाला जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिसने वो समझा होगा ना, वो इसे तुरंत कर सकता था कि कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था, सराय अदल। क्योंकि खाद्यान्न को तो शहनाई मंडी के नाम से जाना जाता है, और मैंने बताया था कि सराय अदल वस्तु के नाम से जाना जाता था। सॉल्व कर लिया होगा, उसके लिए आसान है ये। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद पर मलिक काफूर को नियुक्त किया, किस पद पर मलिक काफूर को नियुक्त किया। मलिक काफूर का नाम आप सबने जाना होगा, एक बहुत मूवी बनी थी जो बहुत फेमस थी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी थी, पद्मावती, आपने देखा होगा। तो उस पद्मावती मूवी में मलिक काफूर का जो वर्णन है उसमें है। मलिक काफूर कौन था, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और साउथ विजय के लिए भी, मतलब साउथ को जीतने के लिए भी अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को ही भेजा था। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि साउथ विजय करने के लिए या दक्षिण विजय में के करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर कौन था, तो मलिक काफूर उसका एक सेनापति था, प्रधान सेनापति था। तो सवाल आता है कि मलिक काफूर क्या था, तो मलिक काफूर एक प्रधान सेनापति था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सवाल आए कि साउथ विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा, तो साउथ में विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नाम और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा नाम है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। तूतीय हिंद का मतलब होता है भारत का तोता, बहुत बड़े कवि माने गए हैं। ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। तो एक सवाल ये आता है कभी कभी कि बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, जैसे अमीर खुसरो, अमीर हसन और अबुल फजल, ये सारे नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से कवि थे। तो अब आप क्या लगाएंगे, आप सबको पता है कि अबुल फजल तो अकबर के कार्यकाल में था, अमीर हसन है नहीं, राइट आंसर आपको क्या लगा के आना है, अमीर खुसरो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शासक के समकालीन थे, और आपके सामने ऑप्शन दे देता है। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी कभी कभी पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन से एक प्रसिद्ध कवि उसके दरबार में थे। तो अमीर खुसरो उसके दरबार में बहुत बड़े कवि थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद नाम से जाना जाता था, अर्थात भारत का तोता। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि तबला, आप सबने सुना होगा तबला, तबला और सितार, घर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घरों में तबला होता है, बहुत लोग सीखने भी जाते हैं। तो जो तबला है और सितार है, जो सितार बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। तो अगर हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट पता होने चाहिए वेरी क्लियरली। अमीर खुसरो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और तबला जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और सितार वो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तो अगर कभी ये भी सवाल आ जाता है कि तबला और सितार का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो वो अमीर खुसरो ने किया था। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तबला और सितार का जो आविष्कार है वो किसने किया था, अमीर खुसरो ने। क्लियर, चलिए अगला सवाल।
अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में नई कर प्रणाली लागू की? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में नई कर प्रणाली लागू बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या प्रावधान किया था कि वो जो उपज होती थी, उपज का वो 1/2 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेने लग गया। भू राजस्व के रूप में वो उपज का 1/2 हिस्सा लेने लग गया। उपज मतलब एग्रीकल्चर, उपज मतलब जितना भी एग्रीकल्चर में आप प्रोडक्शन करोगे उसका 1/2 किसका होगा? उसका 1/2 सुल्तान का होगा। सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने एक नई भू राजस्व व्यवस्था लाई थी। एक नई भू राजस्व व्यवस्था में क्या प्रावधान था कि जो उपज है उसका 1/2 भाग। तो एक सवाल ये हमेशा पूछता है, मैंने शायद किसी स्टेट पीसीएस में देखा था कि उसने ये पूछा था कि जो अलाउद्दीन है उसने जो टोटल उपज का कितने बटे भाग भू राजस्व के रूप में लिया? तो जो उसका राइट आंसर था वो था 1/2 भाग, मतलब जस्ट आधा। मतलब एग्रीकल्चर में ये जितना प्रोडक्शन लोग करेंगे उसका 1/2 किसको दे देंगे? उसका 1/2 सुल्तान को देंगे। तो जो नई कर प्रणाली है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में नई कर प्रणाली लागू की? एग्रीकल्चर क्षेत्र में उसने नई कर प्रणाली लागू की थी, जिसके अंतर्गत उपज का 1/2 भाग भू राजस्व किसको जाता था? सुल्तान को जाता था। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछ के उसने ये पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व का कितने परसेंट, उपज का कितने परसेंट लेता था या भू राजस्व कितना कर दिया था? तो उसमें ऑप्शन थे 1/2, 3/4, 2/4 समथिंग ऐसे कुछ था। और राइट आंसर था 1/2 कि भू राजस्व का कितने परसेंट लेता था? जस्ट आधा। जितना आप, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्शन किया है तो मैं आधा सुल्तान को दूंगी, आधा मेरे पास होगा। तो जो सुल्तान को दिया जाता है वो क्या होता था? वो टैक्सेशन होता था, वो लैंड टैक्सेशन होता था, भू राजस्व होता था। क्लियर? तो सवाल आए अगर कभी कि किस क्षेत्र में किया, तो एग्रीकल्चर में कितना? तो 1/2। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस नदी के किनारे एक नया शहर बसाया? अब आप ये बताइए, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं ना, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत अगर हम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? दिल्ली के किनारे कौन सी नदी बहती है? मुझे आपको सबको बताने की जरूरत है क्या? यमुना नदी, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे अब खत्म की ओर है। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, इतना ज्यादा आपने देखा होगा, वो फोम वाली वीडियोस हमेशा आती रहती हैं कि यमुना नदी की स्थिति वर्तमान में क्या है। तो अगर हम दिल्ली की सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और अगर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत से संबंधित है तो किस नदी के किनारे नया शहर बसाया? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये चीज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इट्स नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, but what the important thing is, important thing ये है कि हम ये जान ले साथ ही साथ कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कार्य भी कराए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। इल्तुतमिश के बारे में मैंने पढ़ाया कि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अलाउद्दीन ने भी तो कुछ किया होगा, बिल्कुल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे निर्माण करवाए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। पहला जो इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है वो है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, और ये अलाई दरवाजा है कहाँ वर्तमान में? आप सब बता सकते हैं कि ये जो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था वो वर्तमान में कहाँ है? तो मैं बता दूं कि आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कल कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार, दक्षिणी मतलब साउथ का जो एंट्रेंस है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है, वही है अलाई दरवाजा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। तो उसी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है, वो वर्तमान में अलाई दरवाजा है। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि अलाई दरवाजा किस परिसर का हिस्सा है, किस जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा हो चुका है, तो जो अलाई दरवाजा है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसे किसने बनवाया था? मैंने बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है, मतलब एंट्रेंस, जैसे गेट होता है ना वो, तो साउथ में जो एंट्रेंस गेट है वही अलाई दरवाजा है।
वर्तमान में अलाई दरवाजा किसका हिस्सा है? तो वर्तमान में अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, और जिसे बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि वर्तमान में अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और हम समय समय पर आने पर ये कंफ्यूजन क्लियर करते चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया अलाई दरवाजा, ये दरवाजा कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है, साउथ का एंट्रेंस द्वार है उसके, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। एक सवाल यहाँ और आता है, अलाई दरवाजा को ही इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो अगर कभी ये सवाल आए कि इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा। किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। तो अगर कहीं सवाल आए या बहुत बार आ भी चुका है ये सवाल कि इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, तो अलाई दरवाजा। दूसरा जो निर्माण था वो सीरी का किला बनवाया था इसने। क्या बनवाया था? सीरी का किला। और सीरी का किला कभी कभी पूछ लेता है कि क्यों बनवाया था। आपको मैं बता दूं, मंगोल थे, आप सबने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा आक्रामक जाति थी जो बहुत सारे क्षेत्रों में जाती थी, लूटपाट मचाती थी वहां पे, और वहां से धन अपार संपदा लूट के चली जाती थी। मंगोलों के बारे में आप सब जानते हैं। तो जो सीरी का किला है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए बनाई थी, मंगोलों से बचाव के लिए बनाई थी। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, पहला सवाल तो सीरी का किला किसने बनवाया? तो सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। सीरी का किला क्यों बनवाया था? तो मंगोलों से आक्रमण के लिए बनवाया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे, 6 बार। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी वजह से सीरी का किले का निर्माण मंगोलों से बचाव के लिए बनाया गया। तीसरा जो निर्माण है वो हजार खंभा में है, हजार खंभा में है। आपको क्या चीजें पता चली? आपको यहाँ पे ये चीजें पता चली, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है अलाई दरवाजा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न। तो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अलाई दरवाजा वर्तमान में कहाँ है? तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, मतलब मस्जिद है, वहां का जो गेट है दक्षिणी, जो एंट्रेंस है वो है अलाई दरवाजा वर्तमान में। तो ये वर्तमान में दिल्ली में है, और दिल्ली में किस परिसर का हिस्सा है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। सीरी का दूसरा क्या बनवाया था? सीरी का किला क्यों बनवाया था? मंगोलों से बचाव के लिए। और तीसरा है हजार खंभा महल। क्लियर? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया? अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहते हैं, सीरी का किला मंगोलों से रक्षा के लिए, और हजार खंभा महल। आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया, तो खिलजी ने। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने, हजार खंभा महल अलाउद्दीन। क्लियर? ठीक। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा। अब देखिए, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वही सवाल आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? राइट आंसर क्या होगा? अगर आप एक सही आंसर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, अमीर खुसरो, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन थे? मैंने आपको बताया था ना अभी, अमीर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे? बताया था, नहीं बताया था? रिकॉल करिए। अमीर खुसरो। इन्हें ही क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद, भारत का तोता। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? किस चीज का आविष्कार किया था इन्होंने? तबला और सितार का, तबला और सितार का आविष्कार किया था। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है, और तबले और सितार के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। तो तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। क्लियर? ओके। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध भवन का निर्माण करवाया? बताइए। देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाई एक जगह। अब आपको इतना मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आप तुरंत बताइए कि किस प्रसिद्ध भवन का निर्माण करवाया था। आपके सामने ऑप्शन भी है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, लाल किला।
जल्दी बताइए। आपको पता है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद मैंने कल बताया था आपको कि किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में। ठीक है, ये तो ऐबक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार भी मैंने बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? किसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? ऑप्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अलाउद्दीन कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, इसने शुरू करवाया। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? ये भी कमेंट करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध भवन का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अलाई दरवाजा वर्तमान में कहाँ है? अलाई दरवाजा वर्तमान में दिल्ली में ही है। और किस परिसर का हिस्सा है? किसका दरवाजा है अलाई दरवाजा? इसी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का, जिसे ऐबक ने बनवाया था, इसका क्या है? दक्षिणी प्रवेश द्वार, साउथ एंट्रेंस है। क्या है? दक्षिणी प्रवेश द्वार। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए कि दक्षिणी प्रवेश द्वार किसका है? अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का साउथ का एंट्रेंस गेट है। कहाँ है? दिल्ली। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया आपने, बिल्कुल इजीली। और अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम समझ में आ रहा है। कभी हम एग्जाम हॉल में अगर हमने ये क्वेश्चन देखा तो हमसे डाउट तो होगा ही, क्योंकि हमने इतनी बार इसको कर लिया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में बनवाया गया अलाई दरवाजा किस परिसर का हिस्सा है? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। पूछा है कि जो अलाई दरवाजा है वो किस परिसर का हिस्सा है? जल्दी बताइए। क्या ये राइट आंसर? ये सारे राइट आंसर है? ये भी है? यहाँ पे एक पांचों ऑप्शन भी दे देती। कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए। बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि मैं भी तो जान सकूं कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए, है ना कंफ्यूजिंग? राइट आंसर क्या होगा इन पांचों में? बताइए। बिल्कुल सही, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा है भाई कि अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का साउथ एंट्रेंस है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है वो साउथ एंट्रेंस है, तो इसका तो राइट आंसर ये होगा ही नहीं। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। और ये इसका साउथ प्रवेश द्वार है। तो अलाई दरवाजा किसका हिस्सा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है। ओके, अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से सीरी का किला बनवाया? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने तीन निर्माण करवाए थे, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल। अलाउद्दीन के अलाई दरवाजे को ही कहा जाता है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न। सीरी किला क्यों बनवाया था? मंगोलों से रक्षा के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरी का किला क्यों करवाया था? प्रशासनिक केंद्र भी राइट आंसर होता है। और एक जो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रशासन, क्या प्रशासनिक जो चीजें हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि जब मंगोल आक्रमण करें तो एक इकाई के रूप में, प्रशासनिक इकाई के रूप में इकट्ठा होकर उनके खिलाफ चीजें की जा सके, ऑर्गेनाइज की जा सके। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर तो प्रशासनिक केंद्र हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये नहीं देता है ऑप्शन में और सीधे ये कह देता है क्यों करवाया था, तो कह देगा कि मंगोलों से रक्षा के लिए, या भव्यता प्रदर्शन के लिए, या कह देगा बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। तो जो राइट आंसर है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में बनवाया था ताकि मंगोलों से रक्षा की जा सके अपने साम्राज्य की। तो जो सीरी का किला है वो क्यों बनवाया गया था? जो सीरी का किला है वो मंगोलों से संरक्षण के लिए बनवाया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? अगर प्रशासनिक केंद्र भी आता है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, प्रशासनिक रूप से संगठित रखने के लिए एक सीरी के किले का निर्माण करवाया गया ताकि वहां सब इकट्ठा होकर सारी प्रशासनिक गतिविधियां संचालित की जा सके। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी खत्म होता है। अब आते हैं तुगलक वंश में। अब तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, मैंने क्या बताया था खिलजी वंश का शासन कब तक था? मैंने बताया कि जो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला।
फिर आता है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश चला 1290 से 1320 तक, 20 ईस्वी तक। तो अब तुगलक वंश क्या होगा? तुगलक वंश चलेगा 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक, 1398 ईस्वी तक। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक की बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जान लीजिए कि तुगलक वंश कब से कब तक था, 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक, ठीक है। ये इसका टेन्योर है। 1206 से 1290 कौन था? गुलाम वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और 1320 से 1398 तक कौन आएगा? तुगलक, ठीक है। अब बात करते हैं तुगलक वंश के संस्थापक। खिलजियों के अंत के बाद आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने ही एक नगर बसाया था दिल्ली के पास, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद एक नगर बसाया था। वहां इन्होंने एक 56 कोट का किला बनवाया, जो किस शैली में था? रोमन शैली में। तो जो ऑल ओवर इनके बारे में जो जानना था वो मैंने बता दिया। तुगलक वंश की स्थापना है वो कब होती है? 1320 ईस्वी में होती है। तुगलक वंश का टेन्योर कितना होता है? 1320 से 1398। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या काम करवाए? तो उस गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था दिल्ली के पास। उस नगर में एक 56 कोट का किला बनवाया जो रोमन शैली में था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सवाल ये आता है कि तुगलकाबाद का जो नगर है वो किसने बसाया? तो बच्चे क्या करके आ जाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि सबसे फेमस नाम वही है। नहीं, तुगलकाबाद जो नगर है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, जो फाउंडर था तुगलक वंश का। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो तुगलकाबाद है वो किसने बसाया था? वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैं इसलिए यहाँ कंफ्यूजन बार 2 वर्ड्स बोल देती हूँ कि आपको ये हिट करे बार बार कि मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। उसी ने तुगलकाबाद बसाया, उसी ने 56 कोट का किला बनवाया, जो किस शैली में था? रोमन शैली में। सवाल ये भी आता है कि जो 56 कोट का किला है वो किस शैली में बना है? तो वो रोमन शैली में बना है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बताऊं आगे की चीज। आगे की चीजों में अगर आप देखेंगे तो जो गयासुद्दीन तुगलक था वो तुगलक वंश का फाउंडर था, आप सबने जान लिया। उसने क्या किया? तुगलकाबाद नगर बसाया, उसने 56 कोट का किला भी बनवाया, जो किस शैली में था? रोमन शैली में था। गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था, जूना खान। जूना खान, जो आगे चलकर कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बना। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी जान लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक अपने अभियान से वापस लौट रहा था, तो जूना खान ने उसके स्वागत में, उसकी जीत के स्वागत में, जूना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तो जूना खान ने उसकी जीत के स्वागत में एक महल बनवाया था लकड़ी का। मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक उसी लकड़ी के महल, जो महल था उसी में दब के मर गया था। वो लकड़ी का महल टूटा और वही उसी में दब के वो मर गया। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि जो गुलाम वंश का फाउंडर था, कौन था गुलाम वंश का फाउंडर? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाया था? तुगलकाबाद नगर बसाया था और वहां 56 कोट का एक किला भी बनवाया जो रोमन शैली में। तो जब वो लौट रहा था तो उसके बेटे ने जो लकड़ी का महल बनवाया था वो उसमें दबकर मर गया। और उसका बेटा कौन था? जूना खान। जूना खान का ही और दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में हम बहुत सारी चीजों के लिए जानते हैं, जिसे कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब क्लास लंबी तो नहीं हो रही है? क्लास लंबी हो रही हो तो फिर हम बाद में ये सेशन कर ले, अगली वीडियो में कर लेंगे। ये क्लास लंबी हो रही है। हिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज यही है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो चीजें चलती रहे सीक्वेंस में, लेकिन फिर एक क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम ये दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी ये वीडियो देखे तो वो अगली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको फाइनली तुगलक के बाद फिर सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा, और फिर चीजें यहाँ से खत्म होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे मुगलों की ओर। ठीक है, तो जरूर इसके बाद दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मैं जल्दी से अपना नेक्स्ट वीडियो है उसे भी क्लिक करिए।
ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।